हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 12th क्लास का होम साइंस का चैप्टर नंबर 20 एनसीईआरटी की बुक का, जिसका नाम है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण में अगर उपभोक्ता का मतलब अगर हम जानना चाहें तो हम जो कोई भी व्यक्ति कोई सामान खरीदता है या उसका उपयोग करता है तो इसका मतलब वो उस चीज़ का उपभोक्ता है। आप सब लोग भी कुछ ना कुछ खरीदते होंगे, चीज़ों को यूज़ करते होंगे, तो आप सब भी एक उपभोक्ता हैं। तो आप इस बात का मतलब स्वाभाविक रूप से समझते होंगे कि उपभोक्ता कौन होता है। कोई भी, चाहे वो बिजनेसमैन भी हो, वो कोई चीज़ अगर दूसरी चीज़ तो वो कहीं ना कहीं से ख़रीदता ही है या यूज़ करता ही है या किसी ना किसी की सर्विस लेता ही है, तो वो एक उपभोक्ता होता है। जैसे कि इस टाइम ये लेडी मार्केट में शॉपिंग कर रही है किसी जनरल स्टोर पर, तो कुछ ना कुछ सामान की शॉपिंग हो रही है, चाहे वो खुद कोई बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो। अगर आप कोई और सामान खरीद ही रहे हैं और आपको ख़रीदना पड़ता ही है, मान लो मेरा कपड़ों का शॉप है तो लेकिन मुझे टूथब्रश भी ख़रीदना पड़ेगा, मुझे किचन के बर्तन भी ख़रीदने पड़ेंगे, मुझे सब्ज़ी भी ख़रीदनी पड़ेगी। तो चाहे मैं किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरर हूँ, उत्पादक हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ तो मुझे ख़रीदनी ही पड़ती है, दूसरी सेवाएं तो मुझे लेनी ही पड़ती हैं। तो हर व्यक्ति एक उपभोक्ता है ही है। हम कभी किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसका उपभोग कर रहे हैं, तो उपभोग कर रहे हैं तो हम उपभोक्ता हैं। अब उपभोक्ता को शिक्षा किस चीज़ की चाहिए? हम अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, किसी की कंपनी की सर्विसेज ले रहे हैं और हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमें शिक्षा किस चीज़ की चाहिए? शिक्षा हमें इस चीज़ की चाहिए कि मान लो कई बार हम कुछ सामान खरीदते हैं लेकिन वो सामान हमारी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं निकलता। हमने लिया, हमने पेमेंट करी, तो हमने सोचा कि हमें वो सामान वैसा मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग हमने पेमेंट की है, लेकिन वो हमें वैसा नहीं मिलता। तो आप बोलते हैं दुकानदार से कि मुझे तो ये सामान ऐसा मैंने समझा था, लेकिन इसमें ये चीज़ तो नहीं निकली। अब दुकानदार बोल देता है सामान तो ऐसा ही है जी, अब यही मिलता है हमारे पास, तो यही होता है मार्केट में, तो और तो कुछ होता नहीं है, तो यही होता है, बस आप ले लो इसको। तो आप चुपचाप लेकर आ जाते हो। तो शिक्षा देने का यहाँ पर ये मतलब है कि आपको ये बताया जाए कि हमने जो पेमेंट की है हमें उसका वर्थ सामान चाहिए और ये हमारा हक है कि हमें उसका वर्थ दिया जाए। अगर हम जो चाहते थे वो नहीं मिला तो हम दूसरी चीज़ क्यों खरीदें? दूसरी बात ये कि एक ही चीज़ को बनाने वाले बहुत तरह के लोग हैं। अगर बहुत तरह के लोग हैं तो हम बहुत तरह के लोगों के पास जाकर देखेंगे कि हमारी पसंद की चीज़, हमारी सेटिस्फेक्शन और हमारी रिक्वायरमेंट की चीज़ कौन दे रहा है। ज़रूरी नहीं ना कि हम उससे लें जिसके पास वो चीज़ पूरी ना हो। तो ऐसे बहुत से हमारे पास इंसिडेंट्स आते हैं जहाँ पर हम वैसे सर्विस नहीं मिल पाती हमें जो हम चाह रहे होते हैं। तो इन सब बातों के लिए हमें शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि ये जो इसने सामान ख़रीदा है कस्टमर ने, लेकिन उसका कार्टन खाली निकला। यहाँ कार्टन पे लिखा हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग। अब उसने ऑनलाइन शॉपिंग से कार्टन लिया है लेकिन कार्टन निकला खाली, तो सामान जो उसने ऑर्डर किया था वो आया ही नहीं। बेसिकली अब इसमें उपभोक्ता धोखा फील कर रहा है, चीटिंग हो गई है उसके साथ। उससे पेमेंट पहले ले ली गई है या इनफैक्ट कैश ऑन डिलीवरी भी अगर हुई हो तो कार्टन अगर सील्ड होता है तो कई बार हम सामान नहीं देख पाते हैं या अंदर से टूटा फूटा निकल आता है। इनफैक्ट इसका डब्बा तो खाली ही निकल आया है, तो ये तो फिर हाईली चीटेड फील कर रहा है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। पेमेंट वो कर चुका, वो जो डिलीवरी बॉय है वो जा चुका, इसने कार्टन खोल के देखा, कार्टन में कुछ नहीं निकला। अब ये किसके पास जाए, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में तो आपको पता भी नहीं होता कि आपने सर्विस कहाँ से ली है, वो लोग कहाँ से आपको सामान डिलीवर करके भेज रहे हैं। तो बहुत बार कस्टमर इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं
कि चीज़ कहाँ से आ रही है। अब आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन और डिजिटल सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें हम अपने सर्विस प्रोवाइडर को शक्ल भी नहीं देखते कौन है वो और कहाँ से बोल रहे हैं वो लोग, सिर्फ कॉल करते हैं और सर्विस देने की बात करते हैं। तो आज का इतना डिजिटाइज टाइम हो चुका है कि हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस की ज़रूरत का मतलब है कि अब हमें उसी चीज़ की शिक्षा की ज़रूरत है। तो अगर कंज्यूमर को एजुकेट किया जाएगा कि क्या उसके राइट्स हैं और किस तरह की आजकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ चल रही हैं, और उन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को कंज्यूमर को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब हो गया है हमारा डिजिटाइजेशन का टाइम, ग्लोबलाइजेशन का टाइम आ चुका है। सारी दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। पहले के लोग अपने आसपास ही ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल समझते थे, लेकिन अब तो हम लोग फ़्लाइट पकड़ के अमेरिका जा सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, यानी 7 समुंदर पार जाया जा सकता है और आया जा सकता है, पढ़ाई के लिए भी, काम के लिए भी और शॉपिंग के लिए भी। तो शॉपिंग के लिए इनफैक्ट डिजिटाइजेशन होने से क्या हुआ है कि सब चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हो गई हैं, यानी कि वहाँ के लोग मल्टी चेन अपने ब्रांचेस खोलते हैं। यहाँ के लोग, जैसे यहाँ हल्दीराम है, हल्दीराम पूरा इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। वो अमेरिका में भी खुला हुआ है, वो हर अलग अलग देशों में खुला हुआ है। तो मल्टीनेशनल जैसा काम इनका चल रहा है, ऐसे ही वहाँ के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर खुल रहे हैं, तो यहाँ पर वो अवेलेबल हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ अपना लोकल मेड सामान ही अवेलेबल है। हमारे पास आज की डेट में इतने ब्रांड्स हो गए हैं कि हमें यही नहीं समझ आता है कि ब्रांड कौन सा वाला सामान की शॉपिंग करें। इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है। तो जब इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है तो उतना ही कंज्यूमर को अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो कंज्यूमर इतना बैकवर्ड नहीं रह सकता अगर मार्केट इतनी फास्ट फॉरवर्ड चल रही है। तो उसी फास्ट फॉरवर्ड मार्केट के कंपटीशन में आने के लिए और सामान के ख़रीदारी करते रहने के लिए कंज्यूमर को अलर्ट होने की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए उसको अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कैसे प्रोटेक्ट करे वो किसी भी तरह की धोखाधड़ी से। और वहीं पर हमारे इस टाइटल का मकसद बनता है चैप्टर का, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। अरे ये ना यहाँ पे भी फील ना करता। तो अब हम अगर अपना एक एक पैसा जो हम पूरा महीना मेहनत करके कमाते हैं और अगर हमें उसका वर्थ ना मिले और हम चीटेड हुए हों या हमें वैसा सामान ना मिले जो हम चाह रहे हैं, तो ये हमारा पूरा हक है कि हम अपनी पूरी उसकी एजुकेशन रखें और अपने संरक्षण के बारे में जानें एज अ कंज्यूमर, कि हमें एक अवेयर रह करके कैसे शॉपिंग करनी है, कैसे सर्विसेज अवेल करनी है, जो सब भी हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो गांव का तो अब माहौल रहा नहीं, जैसे कि पूरा औद्योगिकरण, वैश्वीकरण सब हो चुका है। क्रय शक्ति हमारी बढ़ चुकी है, यानी कि शॉपिंग की पावर्स हमारी बढ़ चुकी हैं। हमारे पास अब सब लोग घर में जब अर्निंग कर रहे हैं, पेरेंट्स भी, इनफैक्ट बच्चे भी, अगर हमारे पास थोड़ा रहने का लाइफस्टाइल का स्टैंडर्ड हमारा थोड़ा अप हो गया है, तो हम शॉपिंग के स्टैंडर्ड्स भी अपने अप कर रहे हैं। और जितना हम अप कर रहे हैं उतना हमें अलर्ट होने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में उतनी नई नई चीज़ों की अवेलेबिलिटी के लिए हम ओपन हो जाते हैं और उनके सारे यूसेज को समझना हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमें कुछ समझ नहीं आएगा तो हमारे साथ बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ी से चीटिंग हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोग हमें चीट करने के लिए रेडी हैं और हमें इस चीज़ से कोई हानि ना पहुँचे। मान लो आपने मोबाइल ही लिया है, लेकिन अगर आपको मोबाइल के बहुत सारे यूसेज आते ही नहीं हैं, तो जाने कब या तो आपके बहुत सा पर्सनल डाटा उसमें से उड़ सकता है, या फिर आपकी उसकी हैकिंग हो सकती है, या और किसी तरह का उसमें से आपको नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट कई बार लोगों को नहीं पता होता कि कंपनी मोबाइल का इंश्योरेंस दे रही है, जहाँ से आपने ख़रीदा है, आप इंश्योरेंस करवाते ही नहीं, और कुछ ना कुछ आपका जब नुकसान हो जाता है मोबाइल का, तो क्योंकि आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, आप उसकी सर्विस अवेल नहीं कर पाते इंश्योरेंस वाली। तो
तो अगर आपने पहले इंश्योरेंस करा लिया हो खरीदते टाइम और आपको पता हो ऐसी सर्विस मिलती है और आपने करा लिया हो, तो अगर आपका मोबाइल गुम हो गया है या टूट गया है, कोई ऐसा नुकसान हो गया जो इंश्योरेंस कवरेज में हो नहीं जाता उस टाइम पीरियड के दौरान, तो वो उसे आप अवेल कर सकते थे। लेकिन क्योंकि आप अवेयर नहीं थे, आपको पता नहीं था, तो आप वो सर्विस ले ही नहीं पाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शॉपिंग करने से पहले भी अवेयर होना चाहिए, शॉपिंग करते टाइम भी अवेयर होना चाहिए, और आफ्टर सेल सर्विस भी हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या क्या मिल सकती है और कैसी मिलनी चाहिए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। और इनफैक्ट नए नए प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं मार्केट में, और आज जो हमारी आज की लाइफस्टाइल को और अच्छा बना देंगे। तो एक बार ये थोड़ा सा डेफिनेशंस को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उपभोक्ता उत्पाद है ऐसी कोई भी वस्तु जिससे उपभोक्ता के व्यक्तिगत या परिवार के प्रयोग के लिए अपने घर में अथवा किसी संस्थान जैसे विद्यालय, अस्पताल, महाविद्यालय, कार्यालय आदि में अथवा व्यावसायिक उद्देश्य से निर्मित किया या बिक्री के लिए वितरित किया जाता है। वेरी सिंपल, ये एक उत्पाद है जो कि यूज़ करने के लिए होता है। उपभोक्ता व्यवहार यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खरीदार खरीदने के बारे में निर्णय लेता है जो उपभोक्ता का व्यवहार होगा। उपभोक्ता फोरम वो जगह होती है जहाँ पर उपभोक्ता अपने राइट्स के लिए कंप्लेंट्स कर सकता है और उसके राइट्स के हक में बात सुनी जाती है और चर्चा की जाती है। वह संस्थान संगठन जहाँ उपभोक्ता उत्पादों, सेवाओं और उनके लाभ और हानियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कुछ फोरम मंच ऐसे समर्थन समूहों के रूप में कार्य करते हैं जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं और उपभोक्ता उत्पादों द्वारा होने वाली समस्याओं को प्रस्तुत करने में उनकी सहायता करते हैं। तो ऐसे समर्थन समूह भी हैं जो उपभोक्ता के हितों के लिए आगे आते हैं। उपभोक्ता आगमन संख्या, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक बिजनेस में कि कस्टमर काउंट कितना है, कितना कस्टमर हमारी दुकान में आता है रोज़ की रोज़। आजकल जैसे कोविड के टाइम में बहुत से बिज़नेस में ये उपभोक्ता आगमन संख्या, कस्टमर काउंट में बहुत रिडक्शन आई। इनफैक्ट काफ़ी टाइम तक तो शॉप्स, बिजनेसेस वगैरह बंद ही कर दिए गए थे लॉकडाउन की वजह से। तो जब खुले भी हैं तो भी कस्टमर काउंट कम हो गया लोगों की शॉप्स में, क्योंकि लोग उतना बाहर नहीं निकल पाए। तो ये उपभोक्ता आगमन संख्या एक कंपनी हमेशा देखती है कि उनका पहले कितना था, अब कितना है, रोज़ कितना हो रहा है, कम हो रहा है या घट रहा है। डेली का ये चीज़ नोट की जाती है और फिर वीकली, फोर्टनाइटली यानी हर 15 दिन पे और महीने में कितना कस्टमर काउंट रहा, ये चीज़ हर कंपनी अपना डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली का रिकॉर्ड रखती है और अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाती रहती है काम अपने सेल्स बढ़ाने के लिए। ये इसमें लिखा है, इसका अर्थ है किसी विशेष स्थान जैसे किसी दुकान, स्टोर अथवा किसी मॉल में आने वाले उपभोक्ताओं अथवा ग्राहकों की संख्या। अतः देश में बढ़ते उपभोग के साथ उपभोक्ताओं के आगमन की संख्या में वृद्धि होगी। तो अब ये जो आपको ये नीचे पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आपके उपभोक्ता की उम्मीदें बताई गई हैं, जिसमें ये बताया है कि उपभोक्ता को क्या क्या उम्मीदें होती हैं। उपयुक्त और समुचित जानकारी की, प्रामाणिक असली वस्तुएं, पदार्थ और सेवाओं की, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की, उत्पादों की शुद्धता की, बिक्री और प्रोत्साहन में नैतिकता की, सही वज़न और माप में चीज़ मिले और उचित कीमत पर मिले। ये सारी चीज़ें एक उपभोक्ता चाहता है कि उसे मिले। धोखेबाजी किस तरह की होती हैं ये हम देख लेते हैं, जिसमें कि खराब उत्पाद को बेचा जाता है, अधिक कीमतों पर बेचा जाता है, यानी कि रेट जितना था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा करके मिलावट कर दी जाती है सामान में। यानी कि अगर दूध है 1 किलो देना है तो 750 ग्राम दूध हो गया और बाकी 250 ग्राम पानी मिला दिया, यानी कि दो मिलावट करके चीज़ को क्वांटिटी कम कर दी जाती है, या फिर उसमें से क्वालिटी निकाल ली जाती है। जैसे मान लो बादाम वगैरह हैं, उनमें से तेल निकाल दिया जाता है और बादाम बेचा जाता है। तो आदमी को एक तरह से जब उसमें से क्वालिटी प्रोडक्ट कम कर दिया जाता है लेकिन रेट पूरे का लगा लिया जाता है, जैसे कि दूध में से क्रीम निकाल दी जाती है, तो क्वालिटी निकाल दी लेकिन रेट पूरे का ले लिया गया।
तो वो भी एक गलत तरीका है। गलत तोल मोल किया जाता है, वज़न गलत किया जाता है, बाटों को बदल दिया जाता है, बाटों की जगह किसी पत्थर का यूज़ कर लिया जाता है। अगर डिजिटल वेइंग मशीन है तो उसके वेट्स को वो कर लिया जाता है, ऑल्टर कर दिया जाता है। और कंज्यूमर्स को अपने इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता जिस तरह से उसके साथ धोखे कर दिए जाते हैं। अगर कपड़ा लेने गए हैं तो कपड़े को मीटर का जो उनका स्केल है उससे नापने के बजाय ऐसे ही हाथ को वो लंबा करके नाप देते हैं और कपड़ा ऐसे ही नाप करके टेबल के साथ नाप देते हैं कि ये 1 मीटर का टेबल है। तो इस तरह की कई चीज़ें उपभोक्ताओं के साथ होती हैं जहां वो दुकान पर कई बार बहुत कुछ नहीं बोल पाते और कई बार कंज्यूमर देख भी रहा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा चिक चिक नहीं करता है और ले लेता है सामान को। तो प्रमुख समस्याओं की यहाँ पर चर्चा की गई है, जिसमें से ये है कि कम स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं, विभिन्न निर्माता हैं, बड़े बहुराष्ट्रीय निगम हैं, स्थानीय भारतीय निर्माता आदि एक ही उत्पाद को बना सकते हैं और कुछ उत्पादों का अन्य देशों में से आयात किया जा सकता है। तो प्रयोग की जाने वाली सामग्री में उत्पाद की गुणवत्ता भिन्न हो सकती है, जिससे खराब उत्पाद की गुणवत्ता की पहचान करना कठिन हो जाता है। और अनेक उपभोक्ताओं को तो गुणवत्ता मानकों की जानकारी ही नहीं होती कि किन स्टैंडर्ड्स का सामान गुणवत्तापूर्ण माना जाता है, तो वो पता नहीं लगा पाते कि चीज़ सही मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो बहुत से इंटरनेशनल हैं और स्थानीय हैं, भारतीय हैं। वही चीज़ बन रही है, जो यहाँ पर बन रही है वो यहीं के निर्माता बना रहे हैं, जो बाहर बन रही है बाहर के बना रहे हैं। बाहर से अगर चीज़ आ रही है तो एक ही चीज़ अगर 10 जगह बन रही है तो हम ये नहीं बता पाते कि कई बार चीज़ में कुछ डिफेक्ट है या थोड़ा उस पर असर पड़ चुका है क्वालिटी पे, जिससे हम नहीं बता पाते और हम ब्रांड के हिसाब से वो सामान ले लेते हैं। ऐसी मिलावट, जो कि मैंने बताया कि चीज़ में मिलावट कर दी जाती है या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है, जिससे कि उसका संयोजन, प्रकृति, गुणवत्ता बदल जाती है। तीसरा है अधिक कीमतें। अधिक कीमतों का मतलब है कि मार्केट में कई बार मान लो स्टॉक कर दिया सामान को, कभी आलू प्याज जैसी चीज़ें स्टॉक कर दी जाती हैं, शॉर्टेज हो जाती है, फिर ब्लैक मार्केटिंग कर दी जाती है, ज़्यादा उस पर रेट्स पर उसे बेचा जाता है। या फिर मान लो उस प्रोडक्ट को और कोई बेच ही नहीं रहा है आपके एरिया में या आपके आसपास में, उस चीज़ को बेचने वाली कोई एक ही कंपनी है। तो अगर एक ही कंपनी है तो अपनी मर्ज़ी का सामान, या एक ही दुकान है तो वो अपनी मर्ज़ी के रेट लगा देते हैं, मोनोपोली चला देते हैं। तो कई बार सरकार ने, अभी जैसे किसानों के लिए पहले सरकार ने एक मिनिमम वेजेस रखे हुए थे कि इतने पर ही उनका सामान, उनके जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनका इतना मिनिमम रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी जैसे सरकार ने अपनी नीति बदल दी कि अब किसान अपनी मर्ज़ी का रेट कर सकता है और बिजनेसमैन के साथ नेगोशिएट करेगा, तो उसका एक मिनिमम वो जो था कि इतना तो उसे मिलेगा ही फसल में, 1 किलो चीज़ अगर बेची है तो इतना रेट उसको मिलेगा ही मिलेगा, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। तो इससे अब किसान इन दिनों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कि ये चीज़ हमारे को एक मिनिमम मिलता था, उतना फिक्स था, तो कोई भी बिजनेसमैन हमें कम से कम उससे कम तो नहीं ऑफ़र करता था। लेकिन अब कोई रेट फिक्स नहीं रहा है तो लोग कुछ भी नेगोशिएट करेंगे। तो किसान सोच रहे हैं कि इसमें उनका नुकसान हो सकता है। तो सरकार इस तरह से कई बार लोगों को प्रोटेक्शन देती है कि इस काम के लिए इतना तो मिनिमम अमाउंट दिया ही जाएगा, उससे कम नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से कई बार प्रोड्यूसर को प्रोटेक्शन मिलती है कि उसका सामान नुकसान में ना जाए। तो कीमतें, सरकारी नीति, उपलब्धता, गुणवत्ता, वितरण प्रणाली, बाजार की स्थिति, वितरण की विधि, संवर्धन की लागतों, खरीद की विधि और सुविधा के लिए उपभोक्ता की इच्छा द्वारा प्रभावित होती है। कुछ उपभोक्ता कीमत को उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित करते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। एक जैसी गुणवत्ता के उत्पादों की कीमतें उत्पादन की अधिक कम लागत, अधिक खर्चे, विज्ञापन आदि पर हुए खर्च के कारण भिन्न हो सकती है। कुछ आपूर्तिकर्ता जब यह देख लेते हैं कि उपभोक्ता को पूरी जानकारी नहीं है तो वे अधिक कीमत वसूलते हैं।
और एक यहाँ पर ये भी है कि उपभोक्ता जानकारी का अभाव। अब जब जानकारी नहीं है, अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना अधिकार पता है ना दायित्व पता है, तो उनको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये समस्याएं उपभोक्ता को आती हैं, उन्हें अपने संरक्षण में क्या क्या उनके लिए प्रावधान बने हुए हैं वो भी नहीं पता होते। और कई बार क्या होता है, दुकानदार अधूरी जानकारी देते हैं। मान लो किसी ने कोई प्रोडक्ट बेचना है, जैसे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में, लिपस्टिक हैं और आईलाइनर्स हैं या कुछ भी हैं, क्रीम्स हैं, तो जो उनके बारे में पूरी जानकारी दी नहीं जाती कि उनसे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये चीज़ बताई ही नहीं जाती। अगर पूरी बात बताई ही नहीं जाएगी, सिर्फ यही बताया जा रहा है कि बहुत सुंदर लगोगे और पूरा ये नहीं बताया जा रहा कि इसका कुछ स्किन पे नुकसान भी हो सकता है, तो उपभोक्ता को पूर्ण जानकारी या त्रुटिपूर्ण, कई बार झूठ भी बोल दिया जाता है, कई बार पता होता है और बोल देते हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा, या फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये चीज़ भी सेल्समैन करते हैं अपना सामान बेचने के लिए। कि ऐसे ही बहुत से, जैसे आप लोग डॉक्टर से एलोपैथी दवाइयाँ खाते हैं, तो जो दवाइयों में भी बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन कभी कोई डॉक्टर नहीं बताता इस बारे में कि दवाई से क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। वो सिर्फ दवाई लिख के दे देते हैं और कभी हमको ये जानकारी नहीं दी जाती। आइज़ के ऑपरेशन हैं, लेज़र सर्जरीज़ हैं, कभी ये नहीं बताया जाता कि इनसे क्या साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान भी हो सकता है। सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि आपको ये कराना है और ये कराए बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो कंज्यूमर, जो हम एज अ पेशेंट, वी आर द कंज्यूमर्स, हमें नहीं पता होता, हम घबराए हुए होते हैं और हम करवा लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उस चीज़ का, कई ऑपरेशंस का रिज़ल्ट कुछ खास निकलता नहीं, या निकलता भी है तो कहीं ना कहीं उसका कोई और नुकसान होता है जिसके बारे में हमें पहले नहीं बताया गया होता कि उस चीज़ से हमें कराने से क्या नुकसान हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने खाने के कोई पैकेट बंद सामान लिया, कई बार लेबल पे, कई बार पैकेट के बाहर सिर्फ ऐसे ही पॉलीथीन में बंद होता है और उसमें कोई जानकारी नहीं लिखी हुई होती, या फिर लेबल की जानकारी है तो आधी अधूरी होती है, पूरी नहीं बताई गई होती है। तो गुमराह करने वाले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बताई नहीं जाती, जिसकी वजह से कंज्यूमर को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। जो विज्ञापन या ऐड दिए जाते हैं वो सिर्फ उसकी क्वालिटी को बताने के लिए दिए जाते हैं प्रोडक्ट की, उसमें उससे होने वाले नुकसान के बारे में नहीं बताया जाता है, या उसकी देखभाल रख रखाव पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, और क्या आफ्टर सेल सर्विस है वो सब नहीं दी जाती है। जैसे कि पॉलिसीज़ के बारे में ऐड आती है, आप मेडिक्लेम करा लो, इंश्योरेंस करा लो, लाइफ इंश्योरेंस है, पॉलिसीज़ हैं, तो उनमें बहुत कुछ नहीं बताया जाता। एक बड़ा सा सेलिब्रिटी आकर के उसे एंडोर्स करता है, उसके बारे में बोलता है कि ये पॉलिसी ले लो, आपने अब तक नहीं ली है तो अब ले लो, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बताते। तो बहुत सी चीज़ें विज्ञापनों में ज़्यादा नहीं बताई जाती। उत्पाद कितना टिकाऊ होगा, कैसा होगा, बहुत चीज़ें नहीं बताई जाती। कई बार जैसे हमने कभी एसी लिया या कोई ऐसे बड़े प्रोडक्ट्स लिए जिनका यूसेज हमें खुद से नहीं करना आ रहा, तो कई बार उनके मैनुअल भी, कुकर लिया या इलेक्ट्रिकल कोई और अप्लायंसेस लिए, तो ये होता है कि कई अच्छे अगर प्रोडक्ट्स हैं तो उनके अंदर उनकी बुकलेट या हेल्प मैनुअल या पैम्फलेट, ऐसी चीज़ें उनकी पैकिंग में अंदर होती हैं जिनसे पढ़ करके हम समझ सकें, या फिर पिक्टोरियल फॉर्म में उनकी रिप्रेजेंटेशन दी जाती है कि जिसे देख करके हम समझ सकें कि उसको कैसे यूज़ करना है। लेकिन बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि अंदर से बुकलेट या हेल्प मैनुअल नहीं निकलते और वी फील हैंडीकैप टू यूज़ इट। और बहुत बार सामान का डब्बा बहुत बड़ा होता है और अंदर सामान बहुत छोटा होता है। कई बार ऐसे डब्बे भी हमने लिए हैं जो अंदर से तो नीचे तला इतना मोटा होता है, हम सोचते हैं हम बड़ा डब्बा ले रहे हैं, लेकिन जब हम जब उसे यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं डब्बा नीचे से ऊपर की ओर उठाया हुआ था और नीचे उसमें खाली जगह है, या फिर उसका तला इतना मोटा कर दिया गया है। एक्चुअल प्रोडक्ट जो उसके अंदर, मान लो क्रीम की डब्बी खरीदी है तो क्रीम की डब्बी को नीचे से बहुत मोटा कर दिया, तो और क्रीम उसमें सिर्फ आधे में ही है। तो हम जब ख़रीदते हैं तो हम पूरी डब्बी को देखते हैं, और डब्बी देखते हैं तो हम सोचते हैं इतना बड़ी डब्बी है क्रीम की, और पेमेंट करते हैं। लेकिन जब लेकर आते हैं और यूज़ करते हैं तो क्रीम उसमें आधे में ही होती है और डब्बी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, जिससे कि क्रीम उतनी क्वांटिटी में नहीं होती है।
इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, विनिर्माता पहले से मौजूद उत्पादों को आकर्षक दिखने वाले नए नए आकारों के पैकेटों में पुनः पैक कर देते हैं और उत्पाद का प्रचार नए पैक के रूप में करते हैं, जबकि उत्पाद की गुणवत्ता वही रहती है। तथापि उपभोक्ता नई पैकिंग के प्रलोभन में आ जाता है। तो चलिए वापस, अब मैंने थोड़ा इस बीच में ट्रायल किया और मैं ऑन स्क्रीन भी आ पाई हूँ अब, क्योंकि अभी नए नए वीडियोस बनाना शुरू किए हैं तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कुछ आगे मैं और आपको जानकारियाँ दे रही थी कि अप्रमाणिक, नकली, जाली उत्पाद अगर लोगों को मिल जाते हैं, बहुत बार नहीं पता रहता, सेम स्पेलिंग के, मिलते जुलते स्पेलिंग का सामान बना लिया जाता है मार्केट में, सेम कलर, सेम पैकेजिंग, तो उपभोक्ता कई बार समझ नहीं पाते कि सामान नकली है या असली है। इसी तरह से उपभोक्ता को लुभाने के लिए बहुत तरह की सेल्स निकाली जाती हैं, डिस्काउंट्स निकाले जाते हैं, जिसमें ये बता दिया जाता है, मान लो 2500 का सामान था और अब आफ्टर डिस्काउंट अब हम उसे 1500 का दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में जो प्रोड्यूसर को या जो रिटेलर है उसको उसकी कॉस्ट 500 रुपये ही पड़ी है, लेकिन वो कितना ही आप उसे सेल में निकाल दो तो 500 रुपये पे तो कस्टमर नहीं ला पाएगा। तो कस्टमर सोचता है कि 2500 का सामान 1500 में हो गया है, या अगर हमने जाकर के कितनी ही बार्गेनिंग भी कर ली तो हम बिल्कुल उस रेट पर नहीं आ पाते हैं जिस रेट से वो बिल्कुल कॉस्ट इफ़ेक्टिव बने। तो कहीं ना कहीं हमेशा कंज्यूमर को ही नुकसान पहुंचता है। और जिस तरह की इसमें दिखाया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाज़ार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से स्पर्धा कर रही हैं, तो वो पुराने के बदले नए सामान की अदला बदली की सेल निकालते हैं और बोनस, लकी ड्रा आदि इस तरह की स्कीम्स निकाली जाती हैं। कई बार बिक्री संवर्धन के लिए ऐसे तरीके सदैव असली नहीं होते हैं और उपभोक्ता को छलते हैं। इन प्रलोभनकारी बिक्री संवर्धन तरीकों द्वारा उपभोक्ता भ्रमित हो जाते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। तो देखिए, आपके लिए इसमें अंदर क्रियाकलाप दिया गया है। अपने मोहल्ले, पड़ोस के किन्हीं 5 व्यक्तियों से बातचीत कीजिए, उनके सामने आने वाली उपभोक्ता समस्याओं का पता लगाइए। यह भी पता लगाइए कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की। अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग होते हैं, ख़रीदार होते हैं, वो कोई कार्रवाई करते ही नहीं, क्योंकि हर आदमी सोचता है मान लो 50 रुपए की चीज़ थी, गलत निकल आई, छोड़ो, अब कौन जाकर धक्के खाएगा और क्या कार्रवाई करेंगे। कई बार तो दुकानदार को बताने भी नहीं जाते कि तुम्हारा सामान अच्छा नहीं निकला है। तो कार्रवाई आप पता करिए। इनफैक्ट लोग 1000, 2000, 10,000 तक की चीज़ पर कई बार सिर्फ दुकानदार तक को ज़रूर बता देते हैं, और अगर दुकानदार ने कोऑपरेट नहीं किया तो आगे कोई कंज्यूमर फोरम में जाकर के कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कौन धक्के खाएगा जाकर के और कौन इतनी मेहनत करेगा, इतने में हमारे चक्कर लगेंगे तो बेकार में हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो आप ये पता करिए कि एक्चुअली में लोग कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से देखिए कि उन्होंने क्या कार्रवाई करी, उनके द्वारा सामना की जाने वाली क्या समस्याएं आई और उस पे उन्होंने क्या कार्रवाई करी। इसकी सूची बनाइए और अपनी आप कॉपीज़ में नोट कर सकते हैं। तो जब आपकी क्लास लगे तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो इसी के लिए उनके जो संरक्षण के नियम बनाए गए हैं, उपभोक्ता फोरम बने हुए हैं जो कि उपभोक्ताओं को उनके लिए नियम बनाते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए, ताकि कंज्यूमर जो है बहुत एम्पावर्ड फील करे, सशक्त हो जाए। अगर उसे अपनी नीतियाँ जो भी उसके हित में बनी हुई हैं वो पता होंगी तो उनका यूज़ वो कर सके। अगर उन्हें पता ही नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कंज्यूमर को जागरूक करने के लिए कई बार आपने टीवी में देखा होगा कि टीवी में ऐड आती है, जागो ग्राहक जागो, या बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ उन्हें बताई जाती हैं जो उनके हक में होती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स में या पैम्फलेट्स में जो सरकार देती है आपको आपकी नीतियों की जानकारी देने के लिए, उनके बारे में थोड़ा जागरूक रहें या उनको पढ़ने के तरफ रुचि दिखाएं, तो आपको काफ़ी कुछ अपने बारे में पता चलेगा कंज्यूमर के लिए क्या क्या हक में चीज़ें बनी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए,
भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA 1986 के तहत 6 उपभोक्ता अधिकारों को स्वीकृत, स्थापित और प्रतिष्ठापित किया है। और 4 मौलिक अधिकार क्या हैं हमारे? सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार और सुने जाने का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार यानी जैसे हमने बताया, कोई भी चीज़, मान लो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। सपोज़ गैस का सिलेंडर ले रहे हैं तो सिलेंडर लीक नहीं होना चाहिए। हमारे अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। कोई इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, केबल्स हैं, ऐसी ना हो कि हमें हाथ लगाएं और हमारे को करंट मार दे कल को कनेक्शन होने के बाद। तो हर चीज़ में हमें सुरक्षा का अधिकार है। खाने की कोई चीज़ है तो वो पॉइजनस ना हो। हमारी सुरक्षा इसी में है कि खाने की वो चीज़ हेल्दी हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं हो, वहीं पर हमारी सुरक्षा आती है। सूचित किए जाने का अधिकार में आता है कि आपने कुछ खरीदा तो आपको उस सामान के बारे में सूचित किया जाए, उसकी सही जानकारी दी जाए। तो अगर वो आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। चयन का अधिकार, अगर आपके पास 10 दुकानें हैं या एक ही दुकान पे आपने बोला कि मुझे 10 चीज़ें दिखाओ तभी मैं कुछ खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो ये आपका चयन का अधिकार बनता है। या अगर एक दुकान पे आपने बोला कि अच्छा ठीक है, आपने हमें सामान दिखा दिया, अब हम दूसरी दुकान पर जाएंगे, देखेंगे, मार्केट सर्वे करेंगे और रेट्स को कंपेयर करेंगे, जिसका सामान ज़्यादा अच्छा लगेगा तो वो लेंगे। तो ये आपका अधिकार है, दुकानदार इसके लिए आपको मना नहीं कर सकता। सुने जाने का अधिकार, यानी कि कोई सुनवाई नुकसान हो गया है तो आपकी बात को सुना जाए और आपके पक्ष में या दूसरे के पक्ष को भी सुना जाए, दोनों पक्षों को सुना जाए, तो सुने जाने का अधिकार है आपके पास। अब जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो उपभोक्ता के हितों में एक जो कानून है उसके बारे में ये आपको पता चलता है। तो इस अधिनियम के 2 पहलू हैं। एक तो यह उपभोक्ता को अपनी शिकायत अधिकारी से करने का अधिकार देता है, तत्काल निवारण की मांग कर सकता है। निवारण मतलब उसकी सॉल्यूशन किया जाएगा, आपको जो है उसे दूर किया जाएगा, शिकायत को उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। दूसरे, उपभोक्ता विनिर्माता द्वारा की गई लापरवाही की वजह से होने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए हर्जाने का दावा कर सकता है। यानी कि अगर विनिर्माता की वजह से आपको कोई नुकसान पहुंचा है तो उसका आपको हर्जाना मिलेगा। यह बात सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती है, सिवाय उन वस्तुओं के जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम ने उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त, व्यापक, आधार वाला, प्रभावी और जनमूलक बना दिया है। उपभोक्ता अधिकार वही अधिकार हैं जो उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इन अधिकारों के लिए सुरक्षा का अधिकार, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, किसी तरह की हमें हानि ना हो, सूचित किए जाने का अधिकार, जो भी उसकी गुणवत्ता है, जो भी वो हमें सर्विस उससे मिलने वाली हैं, जो चीज़ वो हमारे फ़ायदा, जो भी उसका फ़ायदा या नुकसान है वो सब सूचित किया जाए। चयन का अधिकार, जैसा कि मैंने बताया, हमें चयन करने का पूरा अधिकार है। सुने जाने का अधिकार, उपभोक्ताओं के हितों पर उपयुक्त मंचों पर उचित विचार विमर्श किया जाए और उनके बारे में क्या उनकी शिकायत है और क्या उनके हक में होना चाहिए, ये सब सुना जाता है। तो इसके लिए राष्ट्रीय भी संस्थाएं हैं और स्वैच्छिक भी संस्थाएं हैं, NGOs भी काम करती हैं, कई लोग वॉलंटियर बेसिस पर भी काम करते हैं। फिर शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार, प्रत्येक उपभोक्ता को व्यापार के अनुचित तरीकों अथवा अनैतिक शोषण के विरुद्ध शिकायत निवारण का अधिकार है। तो इसमें उचित शिकायतों के उपयुक्त निवारण के अधिकार भी शामिल हैं। इसमें दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के लिए हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी कि उसे पूरी शिक्षा दी जाए, यानी कि उसे एक जानकार उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल अर्जित करने का अधिकार है। वस्तुओं को खरीदते समय, अपनी सेवाओं को प्राप्त करते समय सही व विवेकपूर्ण निर्णय तभी ले सके, तब उसको शिक्षित होगा तभी तो वो अपनी समस्या का समाधान करेगा। फिर आते हैं क्रियाकलाप 2। बुक के अंदर आपके क्रियाकलाप 2 भी दिया गया है, जिसमें कि 2 ग्रुप्स में बच्चे को बांट दिया जाएगा और एक जो है उपभोक्ता अधिकारों के बारे में बात करेगा और एक उपभोक्ता के दायित्व। अब उपभोक्ता के सिर्फ अधिकार ही और अधिकार नहीं है, कुछ उसके दायित्व भी हैं।
मान लो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि उपभोक्ता ने देखा मेरा तो 50 रुपये का या 100 रुपये का या 1000 रुपये का नुकसान कर दिया दुकानदार ने, मुझे मेरे साथ तो चीटिंग कर दी, अब मैं नहीं चाहता शिकायत करने। तो उसका दायित्व यहाँ पर यह है कि वो उस बात को ऊपर उठाए, शिकायत करे, वरना क्योंकि वो दुकानदार नेक्स्ट टाइम फिर से वही चीटिंग करेगा। आज 50-100 की करिए, कल ज़्यादा की करेगा, नहीं तो वो किसी और के साथ करेगा, और नहीं तो आप ही के साथ दोबारा करेगा, क्योंकि ये तो उसका तो काम है ये करना। और आपने एक बार आवाज़ नहीं उठाई है तो वो दोबारा करेगा। आज नहीं करेगा, किसी आपके साथ नहीं करेगा, किसी और के साथ करेगा। और इस तरह से जब लोग आवाज़ नहीं उठाते तो एक नहीं कई दुकानदार इस तरह की पहल करते हैं और उपभोक्ता को चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। तो आपको इस तरह से कहीं कुछ गलत होता दिखता है तो आवाज़ उठाना ये आपका दायित्वों में आता है। सिर्फ अधिकार ही अधिकार नहीं देखने उपभोक्ता ने। तो ये आपका क्रियाकलाप है कि किसी मोहल्ले के 3 व्यक्तियों से बात करें और पता लगाएं कि उपभोक्ता के अधिकार के बारे में उन्हें कितना पता है। और जो समूह बी के बच्चे हैं वो मोहल्ले के 3 व्यक्तियों से बात करके ये पता लगाएं कि उपभोक्ता के दायित्व कितना उन्हें पता है, और इसके बाद इन्हें क्लास में डिस्कस किया जाए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन होगा बच्चों। मुझे ऐसा लगता है इसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और आपको पता लगेगा कि लोगों में कितनी अवेयरनेस है और कितनी नहीं है ना बच्चों। आपको ये पता लगेगा कि इससे कितनी अवेयरनेस आपके अंदर है कि नहीं है। तो ये इतने इंटरेस्टिंग इस क्रियाकलाप के बाद आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूं जो कि उपभोक्ता के हितों में है। ये आपको साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये साइन है ISI मार्क का। ISI मार्क एक गुणवत्तापूर्ण हमें शुद्धता की जानकारी देता है, किसी भी चीज़ की गुणवत्ता की। कई बार कुकर वगैरह खरीदते हैं, सिलेंडर है, गैसेस हैं, उन पर ये लगा होता है। खाने की कई चीज़ें हैं, सिर्फ खाने की चीज़ों पर भी, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उन पर ये लगा हुआ होता है। तो ये हमें उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में बता रहा होता है। अब चाहे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ले लिए हैं, चाहे आपने कोई खाने के प्रोसेस्ड फूड लिए हैं जिन पे ISI नमक पर होता है, कॉफ़ी पर होता है, बिस्किट्स पर होता है। तो ये ISI का मार्क जो है, इस तरह के मार्क चीज़ों पर लगे रहने से हमें उन चीज़ की गुणवत्ता के बारे में पता चलता है। इन मार्क्स को हम कहते हैं मानकीकरण चिन्ह, स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स। तो स्टैंडर्डाइजेशन मार्क के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। वीडियो आज की काफ़ी लंबी हो चुकी है, 40 मिनट की ऑलरेडी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। किसी भी तरह की क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं, नहीं तो दूसरी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल डाल सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट्स में ही लिख दीजिए और आपको क्वेरीज़ आपकी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। होपफुली आप मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो में कोई दिक्कत आई हो या समझ में ना आया हो। तो थैंक यू सो मच।